बंगाल में वोट के लिए जंग में धर्म छिड़ चुका है। मुसलमान एक बहुत बड़ा फैक्टर बंगाल में है, तो जवाब में राम, मां दुर्गा और देवी सरस्वती के जय घोष भी अपनी जगह हैं। सबके अपने अपने वोट देवता हैं, सबके अपने अपने वोट धर्म हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो তুমি এগিয়ে বলো, এই শিশুর কণ্ঠে আওয়াজ তোলো। चुनावी शंखनाद, बंगाल में धर्म युद्ध। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। जय श्री राम का नारा, मां दुर्गा का सहारा। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? ছিল অসুরদের দলে হাজারে হাজারে লোক আর মা দুর্গা একা 10 হাতে নিয়ে। दीदी या भाईजान, मुसलमानों पर घमासान। पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं, तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? जितना वादा किए थे उतना तो वादा कंप्लीट नहीं हुआ। वो एक लड़का है, फुरपुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। चुनावी कर्म है, लेकिन बंगाल में सब कुछ धर्म है। बंगाल के चुनाव में मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। जय श्री राम के नारे बनाम जय सिया राम और मां दुर्गा के पीछे भी मुस्लिम फैक्टर ही काम कर रहा है। बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बहुसंख्यकों को रिझाने की कोशिश में लगी है, तो ममता इस फ्रंट पर भी बीजेपी को टक्कर देने में जुटी है। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सरस्वती पूजा नहीं होता। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो, सरस्वती पूजा मंत्र बोल आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जिस पर ममता बनर्जी की गहरी पैठ है। चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बढ़ा ही है। जहां 2011 के विधानसभा चुनावों में 41% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता को वोट दिया, वहीं 2016 में 50% का साथ मिला। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो 70% मुस्लिम वोटर्स ने ममता की ही पार्टी को वोट दिया। मुस्लिम फैक्टर का ही कमाल रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल में ममता की झोली सीटों से भर दी गई। सिर्फ 9 जिलों से टीएमसी को 22 में से 19 सीटें मिली। अगर विधानसभा के लिहाज से समझा जाए तो 138 सीटें बैठती हैं और ये सीटें हैं 9 जिलों की। कोलकाता, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, नदिया, हावड़ा, हुगली, बर्धमान, बीरभूम, पूर्वी मिदनापुर, ये 9 जिले बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर पाएगी? जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई है, लिमिट आ गई है इसकी। अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी का सामाजिक कल्याण विभाग हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। ममता की 11 योजनाओं का लाभ भी इन्हीं परिवारों तक पहुंचाया जाता है। फुरपुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। तो आपको मेन सेकुलरिज्म का साथ में है। जो आपका वोट बैंक है, आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता है? नहीं, हमारा वोट बैंक कभी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। इस बार ममता का खेल बिगाड़ने में ओवैसी और फुरपुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी जुट गए हैं। जाहिर है मुस्लिम वोट टीएमसी से जितना छिटके, बीजेपी की किस्मत उतनी चमकेगी। दशकों तक बंगाल की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की धुरी पर टिकी रही।
चाहे वाम हो, कांग्रेस हो या टीएमसी, बंगाल की राजनीति पर हमेशा से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हावी रही। लेकिन जब से बीजेपी ने जय श्री राम की राजनीति शुरू की, बंगाल की राजनीति में तुष्टीकरण के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी हावी होने लगी, जो आगे चलकर बीजेपी के राम और टीएमसी की दुर्गा में तब्दील हो गई। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बंगाल में मुसलमान वोट पर सबकी नजर रहती है और कभी मुस्लिम वोट बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी में बटा करता था, लेकिन समय के साथ साथ मुसलमानों के वोट बैंक पर ममता बनर्जी का एकाधिकार हो गया। इस बार लेफ्ट कांग्रेस पीरजादा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये मोर्चा कुछ कमाल दिखा पाएगा? ममता के मुसलमानों के वोट बैंक में ये मोर्चा सेंधमारी कर पाएगा? कभी कांग्रेस बंगाल में बड़ी ताकत थी, सत्ता में थी, लेकिन इस बार उनके नेता ही बंगाल से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस की अजीब स्थिति है। केरल में लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो बंगाल में ममता के खिलाफ लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2019 के बाद लेफ्ट फ्रंट का ये पहला ब्रिगेड समावेश है। ब्रिगेड कोलकाता के बीचों बीच एक पैरेड ग्राउंड है, जहां पे बहुत सालों से लेफ्ट हर साल अपना पब्लिक मीटिंग करता आ रहा है। लेकिन इस साल अगर हम देख ले, ये सिर्फ लेफ्ट की एक पब्लिक मीटिंग नहीं है, इसमें कांग्रेस और न्यूली फॉर्म्ड आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जिसको हेड कर रहे हैं अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा, फुरफुरा शरीफ, ये तीनों पार्टियों का ये समावेश। इस कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन के साथ भी एम फैक्टर भी जुड़ा है। गठबंधन का एक साथी इंडिया सेक्युलर फ्रंट है, जिनमें मुखिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कभी ममता के समर्थक थे, लेकिन इस बार चुनौती दे रहे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का 120 मस्जिदों पर असर है। कांग्रेस और लेफ्ट का मुस्लिम वोटरों पर अच्छी खासी पैठ रही है। ये मोर्चा मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करता है, जो सीधा सीधा ममता की पार्टी पर चोट होगी। পুলিশ কর্মীরা সবাই আজকে এই মমতার আমলে বিপদে রয়েছে। এর দাদাগিরিতে কেউ কথা বলতে পারে না, একমাত্র পানির বাচ্চারা কথা বলে। অবিবেকের চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভঙ্গ। আগামী দিন 2021-এ মমতাকে জিরো করে আমরা দেখিয়ে দেব। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एक ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी के परंपरागत मुस्लिम वोटर्स को नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों पर अच्छा खासा प्रभाव है पीरजादा का, खासतौर पर उत्तर दक्षिण 24 परगना और हुगली में। लेकिन फुरफुरा शरीफ में फूट से ममता को थोड़ी राहत मिली है। फुरफुरा शरीफ के दूसरे नेता तोवहा सिद्दीकी ने ममता से मुलाकात कर संकेत दे दिया कि मुसलमानों में ममता की पैठ खत्म होने वाली नहीं है। अब देखना है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खेमे तक कितना मुस्लिम वोट खींच पाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट को भी भारी झटका लगा। कांग्रेस तो सिर्फ 2 सीट तक सिमट गई। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ लेफ्ट भी है और पीरजादा अब्बास की पार्टी भी है। सभी का अपना जनाधार रहा है। अब देखना है कि ये तिकड़ी कुछ कमाल भी दिखाती है या फिर किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने तक ही सिमट जाती है। माना जाता है कि ट्रेडिशनली मुसलमान वोट जो है वो तृणमूल के खाते में गिरती है, ममता बनर्जी के साथ चलती है। लेकिन इस बार देखना ये लाजमी हो जाएगा कि क्या ममता बनर्जी को छोड़कर आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट की इस अलायंस को मुसलमान अपना वोट देगी कि नहीं। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। तो बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर भी उनके प्रतिद्वंद्वियों की नजर है। लेकिन आपको याद होगा बिहार में ओवैसी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था और ओवैसी अब बंगाल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो बंगाल में कुछ कमाल की उम्मीद भी कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों की 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 50 सीटें ममता बनर्जी के गढ़ वाली सीटें हैं। तो क्या ओवैसी ममता को नुकसान पहुंचाएंगे? सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं।
बंगाल की जंग में फायर ब्रांड नेता ओवैसी भी बड़े किरदार हैं। बिहार फॉर्मूले को अपनाते हुए ओवैसी मुस्लिम बहुल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ओवैसी फैक्टर जितना काम करेगा मुस्लिम वोटों में उतनी ही सेंधमारी होगी। ममता को उतना ही नुकसान होगा और बीजेपी को उतना ही फायदा। यही वजह है कि ओवैसी की बंगाल में एंट्री ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के, नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो? आने चाहते हैं, आने चाहते थे तो खाने दीजिए ना, खाने दीजिए, आने दीजिए, बैठने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब वो लोगों को नाम करके आप लोग पॉपुलैरिटी बना देता है। ओवैसी को पता है कि बंगाल में क्या करना है और कैसे करना है। यही कारण है कि बंगाल आते ही सीधे वो फुरफुरा शरीफ के दर पर पहुंचे। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बैठक भी की, लेकिन बात नहीं बनी। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की तरह ओवैसी बंगाल में भी गेम चेंजर बनेंगे? বিভাজন করা, ওদের হচ্ছে ডিভাইড এন্ড রুল। ব্রিটিশ করেছিল ডিভাইড এন্ড রুল, এরা সমাজের মধ্যে ডিভিশন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বাংলায় যাই করুক সমাজকে ডিভাইড করতে পারবে না। ओवैसी को मुसलमानों की सियासत करने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो खुद को देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। लेकिन बंगाल के धर्म युद्ध में उनकी जंग आसान नहीं है, क्योंकि टक्कर ममता बनर्जी से है। कोलकाता से अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस में असंतुष्टों की आवाज को बुलंद करने वाले गुलाम नबी आजाद ने आलाकमान की मुसीबतें बढ़ाने वाला एक बयान दे दिया। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पीएम मोदी से लोगों को सीखना चाहिए कि सफलता की बुलंदियों पर पहुंचकर भी कैसे अपने आप को संभाला जाता है। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर। लेकिन जब मैं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े उतने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम बड़े हैं। आज जो हम दुनिया में रहते हैं वो मसनवी दुनिया, उसमें पोजीशन की वजह से हमारा आदर किया जाता है, इज्जत की जाती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो को मिले हुए 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि पुलिस को एक नया सीसीटीवी फुटेज जरूर मिला है, जिसमें संदिग्ध मुंबई से बाहर निकलते एक टोल नाके में कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। इस वीडियो में एक संदिग्ध का चेहरा भी साफ दिख रहा है। संदिग्ध स्कॉर्पियो, जिलेटिन की छड़ें, धमकी भरी चिट्ठी और अब एक इनोवा कार। क्राइम ब्रांच के मुलुंड टोल नाके से एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया है, जिसमें एक संदिग्ध इनोवा कार मुंबई से बाहर निकल रही है। क्राइम ब्रांच को शक है कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें छोड़कर आरोपी इसी कार से भाग निकले।
सीसीटीवी फुटेज 25 फरवरी की सुबह 3:05 का है। इसमें ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति दिख रहा है, जबकि कार में बैठे दूसरे लोगों की तस्वीर साफ नहीं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद 3 दिन बीत चुके हैं। इस वक्त मुंबई पुलिस के पास कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। उस गाड़ी में सवार कौन लोग थे और वो जिलेटिन स्टिक्स कहां से हासिल की गई थी, इन 2 एंगलों को लेकर मुंबई पुलिस की 10 टीमें तफ्तीश कर रही है। अब पुलिस ठाणे से भिवंडी और नासिक के रास्ते महाराष्ट्र से बाहर निकलने के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में जुट गई है। पुलिस को शक है कि कहीं न कहीं आरोपियों ने कोई न कोई गलती जरूर की होगी। इससे पहले पुलिस ने मुकेश अंबानी के घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे से संदिग्ध स्कॉर्पियो और दूसरी इनोवा कार को ट्रेस किया था। संदिग्ध स्कॉर्पियो को ड्राइव कर रहा शख्स मौके से फरार होने से पहले करीब 2.5 घंटे तक वहीं स्कॉर्पियो में बैठा रहा और फिर बेहद शातिराना तरीके से वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए। कार का चालक ड्राइविंग सीट से उतरने के बजाय कैमरे से बचने के लिए दूसरी तरफ से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। यानी उसे ये मालूम था कि कैमरा कहां लगा हुआ है और वो कैसे इसको चकमा दे सकता है। वारदात के बाद सबूत मिटाने की तैयारियों को देखें तो संदिग्ध स्कॉर्पियो चोरी की निकली। स्कॉर्पियो के चेचिस नंबर को खुरच दिया गया ताकि इससे गाड़ी के मालिक तक न पहुंचा जा सके। यानी आरोपियों ने पूरी तैयारी की थी, रेकी की थी। वारदात के साथ साथ पुलिस को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। कार को चलाने वाला कौन था, उस शख्स की शिनाख्त भी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस में दिखा है वो शख्स, लेकिन क्योंकि मास्क था और हुडी पहने हुए थे, इस वजह से इस शख्स की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। लेकिन वो सबसे बड़ा क्लू रहेगा इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है उसको अनफोल्ड करने के लिए। संदिग्ध स्कॉर्पियो के पकड़े जाने के 48 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस आरोपियों को दबोचने में कामयाब नहीं हो पाई। तमाम सबूत इशारा कर रहे हैं कि धमकी देने वाले संदिग्ध एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। यानी अब आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। सौरभ अख्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध कार और विस्फोटक की जांच चल रही है। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले, लेकिन पुलिस अब तक साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंच सकी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक की जांच का अभी यही अपडेट है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब तक उस साजिशकर्ता तक नहीं पहुंच सकी है जिसने चिट्ठी के जरिए मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी। मुलुंद टोल नाके के नए सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो खड़ी करने वाले की तलाश कर रही है और उस इनोवा कार को भी ट्रेस किया जा रहा है जिसमें बैठकर साजिशकर्ता वहां से फरार हो गया था। लेकिन साजिशकर्ता की तलाश के बीच जिलेटिन के उन छड़ों को लेकर भी कोई ठोस खुलासा नहीं हो पा रहा है जो मुंबई की इस पॉश कॉलोनी में तबाही मचा सकती थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के बाद 3 दिन बीत चुके हैं। इस वक्त मुंबई पुलिस के पास कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। उस गाड़ी में सवार कौन लोग थे और वो जिलेटिन स्टिक्स कहां से हासिल की गई थी, इन 2 एंगलों को लेकर मुंबई पुलिस की 10 टीमें तफ्तीश कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीमें जिलेटिन की छड़ें बनाने वाली नागपुर की कंपनी तक तो पहुंची, लेकिन वहां भी उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। पुलिस का मानना है कि इन छड़ों से आरोपी का पता लगाना इतना आसान नहीं है। ये बहुत क्वांटिटी में बनता है एक्सप्लोजिव और बहुत बड़े क्वांटिटी में बिकता है, तो इसके बहुत डीलर्स रहते हैं, इसके ऊपर बहुत डेफिनेटिव मार्क्स नहीं रहते हैं, तो इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग बट वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट फ्रॉम आवर सोर्सेस। हालांकि पुलिस ने उन लोगों की जानकारी हासिल कर ली है जिन्हें हाल में कंपनी ने जिलेटिन की छड़ें बेची हैं। पुलिस अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अंबानी परिवार को धमकी देने वाला शख्स कौन है।
क्योंकि स्कॉर्पियो में मिली चिट्ठी में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो साजिशकर्ता के बेहद शातिर होने का इशारा करता है। स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर अंबानी की आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की ब्रांडिंग वाला एक बैग मिला था जिसमें धमकी भरी चिट्ठी रखी गई थी। चिट्ठी में लिखा है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। अब तक जांच में ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि अंबानी के घर के पास कार पार्क कर दहशत फैलाने की ये साजिश पूरी प्लानिंग के साथ की गई और इसके लिए कई दिनों तक बाकायदा रैकी भी हुई। इस पूरी साजिश के पीछे मकसद क्या था, इसका पता आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।